नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छंदों के बारे में, विशेष रूप से कि पिछले वीडियो में हमने छंदों के परिचय के बारे में पढ़ा था कि छंद किसे कहते हैं, छंद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद शब्द का अर्थ क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि जो छंद दे रखे हैं आपके रीट एग्ज़ाम में, तो दोस्तों उन छंदों के लक्षण कैसे याद किए जाते हैं और उन छंदों को मात्राओं कैसे घटाई जाती है और कैसे पता लगाया जाता है कि इस छंद में या इस श्लोक में ये छंद हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम छंद के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो छंद लेंगे हम वो लेंगे अनुष्टुप छंद, जो सबसे इम्पोर्टेंट छंद माना जाता है और एग्ज़ाम में यही छंद बार बार पूछा जाता है। इससे संबंधित ही आपको इसका एक श्लोक देंगे एग्ज़ाम में, जिसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस श्लोक में या इस श्लोक की जो पंक्ति है उस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसका पता कैसे लगाते हैं सरल तरीके से, वो आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इस अनुष्टुप छंद का एक लक्षण है वो आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों उसको भी याद करने का एक तरीका, अगर आपको पूरा श्लोक याद ना हो तो सबसे पहले ये तरीका जो है दोस्तों वो है ये कि अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। दोस्तों ये जो अनुष्टुप छंद है तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सबसे पहले वर्णिक छंद है। दोस्तों कौन सा छंद है? वर्णिक छंद माना है इसे। कौन सा छंद माना है? वर्णिक छंद। ठीक है, क्योंकि इनमें वर्णों की गणना की जाती है, इस कारण से इसे वर्णिक। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों? अर्धसम छंद है। कौन सा है? अर्धसम। अब अर्धसम क्यों है दोस्तों? जो हमने पढ़ा था कि सम चरण और विषम चरणों में इनका क्या हो, अलग अलग वर्ण हो। जैसे श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, सबसे पहले ये षष्ठम का मतलब कि इस श्लोक में या इस अनुष्टुप छंद में कि जो अक्षर होता है श्लोक का, उसका जो एग्जाम्पल होता है उसमें जो छठा अक्षर होता है वो गुरु माना जाता है। कौन सा? छठा अक्षर। प्रत्येक पाद में 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में जो छठा अक्षर होता है वो गुरु माना गया। सर्वत्र लघु पंचमा, और जो 5वां अक्षर माना है दोस्तों वो क्या माना है? लघु माना गया। ठीक है, किसमें? सभी में। अब बात करते हैं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, अर्थात दूसरे और चौथे पाद में। किसमें? दूसरे और चौथा पाद जो है उसमें जो इसका 7वां अक्षर है दोस्तों वो क्या माना है? ह्रस्व माना है। और बाकी बचे क्या? पहला और तीसरा पाद, पहला पाद और ये तीसरा पाद। ठीक है, इन तीसरे पाद में 7वां अक्षर जो होता है वो दीर्घ माना है। क्या माना है? दीर्घ माना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बारे में और विशेष रूप से चर्चा करें उससे पहले आपको ये लक्षण याद रखना पड़ेगा अनुष्टुप छंद का। इसको कैसे ही बोलते हैं? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घमन्नयो, है ना। तो इस तरह से आपको ये लक्षण याद करना है दोस्तों। अब इसके बारे में आपको चर्चा करके बताएं कि इसका विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले ये एक वर्णिक छंद है और ये अर्धसम छंद कहलाता है, क्योंकि इसमें विषम चरण और सम चरणों में मात्राएं अलग अलग होती हैं। फिर इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 8 वर्ण होते हैं। कितने? 8 प्रत्येक चरण में, अर्थात यति किस पे होगी? 8वें वर्ण पर इनकी यति होगी। तो इसके प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ण होता है उसको क्या माना? लघु, और छठा वर्ण जो माना है उसको गुरु होता है। ठीक है, इसके विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण क्या होगा दोस्तों? दीर्घ होता है। और सम अर्थात दूसरे चौथे चरण में 7वां वर्ण क्या होगा? लघु अर्थात ह्रस्व माना है। और दोस्तों इसको प्राचीन काल में या वेद में इस अनुष्टुप छंद को क्या माना है? श्लोक माना जाता है, श्लोक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप इस अनुष्टुप छंद की मुख्य रूप से विशेषता क्या है? एक तो ये वर्णिक अर्धसम छंद में आता है और इसके कितने चरण होते हैं? चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8, और प्रत्येक चरण में तो 1-2 चरण में कितने हो गए? 16, तो 4 चरण में कितने हो गए? 16 × 16, 16 + 32, तो टोटल अनुष्टुप में कितने वर्ण हुए? 32 वर्ण हुए, 32। ठीक है, अब बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में जो 5वां वर्ण माना है वो लघु है और छठा अक्षर क्या होगा? गुरु होगा। तो वो वहाँ कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद। एग्जाम में अगर अनुष्टुप छंद से संबंधित श्लोक पूछा जाए तो उसमें कौन सा छंद पूछे, तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या देखना है? 5वां वर्ण लघु होगा और छठा वर्ण जो होगा गुरु होगा। और इसके पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरणों में 7वां वर्ण क्या माना है? दीर्घ माना है। सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण जो माना है उसको लघु माना है। और इस अनुष्टुप छंद को क्या कहा गया? श्लोक कहा गया है।
क्या कहा गया है, श्लोक। ठीक है, ये हो गए आपके अनुष्टुप छंद के लक्षण और उनकी विशेषता। अब दोस्तों देखते हैं कि इन छंदों की मात्रा कैसे घटा जाए उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, आपके पास में जैसे एक पद है, एक पाद है, इस पद में देखो कितने अक्षर हैं, वर्ण गिनने दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। आधा अक्षर को दोस्तों नहीं गिना जाता है, क्योंकि आधा अक्षर जो होता है आगे वाले वर्ण में मिल जाता है, इस कारण से आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अनुष्टुप छंद क्या कहता है, श्लोक षष्ठम गुरु गेयम, अर्थात छठा जो अक्षर होता है वो क्या होता है दोस्तों, गुरु होता है। और सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा जो अक्षर है वो हमेशा लघु होता है। तो आपके पास में पहला पद आया, तो इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा अक्षर दोस्तों क्या है आपका, लघु है। ठीक है, फिर छठा अक्षर क्या है, गुरु है। तो दोस्तों ये आपका अनुष्टुप छंद की पंक्ति हुई, है ना। अब देखो इसमें 8 वर्ण में गिने, 8 वर्ण हुए और पांचवे में लघु है, छठे में गुरु है। फिर अगला पद देखते हैं, पर हस्तगतम च धनम, है ना। इस पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों इसमें कभी कभी क्या होता है कि पर हस्तगतम, है ना, तो इसको च को नहीं गिने, तो जैसे क्या होगा देखो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, है ना। तो छठा अक्षर दोस्तों क्या है, गुरु है अपना, और पांचवा अक्षर क्या है, लघु है। ये इस प्रकार से आप मान सकते हैं। फिर अगला कार्यकाले समुत्पन्न है ना। तो देखो क्या होगा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या है दोस्तों यहाँ पे लघु, और छठा अक्षर क्या आपका लघु है, लेकिन आगे तो आधा है, आधा अक्षर वो इसमें मिल जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा, है ना। फिर है न सा विद्या न च धनम, है ना। दोस्तों अब इस पंक्ति को समझते हैं कि पहले और दूसरे वर्ण में, है ना, प्रत्येक पद में छठा अक्षर देखो, ये हो गया पांचवा और ये छठा, इसमें ये हो गया पांचवा और ये छठा, इसमें भी 1 2 3 4 पांचवा अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु, 1 2 3 4 5 पांचवा लघु, छठा गुरु, 2 इसमें मिल जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सप्तम सातवां जो अक्षर है वो पहले पाद और तीसरे पाद में क्या माना जाता है, हस्व माना जाता है। क्या माना जाता है, पहले और तीसरे में क्या माना जाता है, दीर्घ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सॉरी दोस्तों, दीर्घ। अब देखते हैं पहला पाद तो ये हुआ और तीसरा पाद ये हुआ। अब तीसरे पाद में सातवां अक्षर, ये छठा अक्षर है तो सातवां अक्षर में वी में छोटा है लेकिन द इसमें मिल जाएगा तो ये आपका दीर्घ हो गया। अब यहाँ पे भी छठा अक्षर है तो में प मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, है ना, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका दीर्घ होगा। और दूसरा और चौथे चरण में छठा अक्षर क्या होता है, लघु। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ध में है तो यहाँ पर ये लघु हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार आप अनुष्टुप छंदों के उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों इस छंद लक्ष्य, इस श्लोक का अर्थ क्या है, पुस्तकस्तु तो या विद्या पर हस्तगतम च धनम, कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथों में रखा हुआ धन, गया हुआ धन, कार्यकाल समुत्पन्न, अर्थात समय आने पर वो दोनों, न सा विद्या न च धनम, अर्थात समय आने पर न तो वो विद्या काम आती है न च धन काम आता। इसलिए दोस्तों पुस्तक में रखी हुई विद्या कभी काम नहीं आती है समय आने पर, और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन समय आने पर कभी काम नहीं आता है। अगला छंद है अपना इंद्र वज्रा, है ना। दोस्तों इंद्र वज्रा छंद है, इसका लक्षण है शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, ये इसका लक्षण है दोस्तों इसके लक्षण को याद करने के बाद में देखो इसमें इसके वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो दोस्तों इस प्रकार इंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 11 वर्ण होते हैं, है ना। और दोस्तों इसमें यति जो अर्थ विराम जो लिया जाता है वो दोस्तों अंत में लिया जाता है, अर्थात एक पाद पूर्ण होने पर लिया जाता है। यति अंते, यति जो होगी वो अंत में होगी, है ना। और दोस्तों अब देखो इंद्र वज्रा में क्या होता है, तौ ज गौ ग, अर्थात इंद्र वज्रा जो छंद है दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो तौ का मतलब कि 2 मात्रा आ रही है, अर्थात 2 बार तगन होगा,
और झ मतलब एक बार जगण और घऊ का मतलब 2 बार गुरु होगा। ऐसे जहाँ दिखे 2 तगण और 1 जगण और 2 गुरु, वहाँ पे कौन सा छंद माना जाता है? इंद्र वज्रा छंद माना जाता है। दोस्तों अब इसमें मात्राएं घटाएं, तो दोस्तों इसमें मात्रा घटाते हैं। तो देखो श पहले से आगे चला गया है, तो यहाँ पे क्या है? दी पे न आधा इसमें मिल जाएगा तो पूर्ण हुआ। र भी इसमें द्र यहाँ पे ये होगा। वह पे ज आगे मिल जाएगा, र आगे आ जाएगा तो दीर्घ, ये भी दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ और ये दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो गण बनाते समूह में ये गुरु गुरु है ना। तो दोस्तों देखो अब यरता त आ रहा है, यरता लघु भजसा गुरु, यरता तो जिसके अंत में लघु हो, तो दोस्तों अंत में लघु है तो तगण हुआ, इसमें भी देखो अंत में लघु है तो तगण हुआ। और भजसा जगण मध्य में है, देखो शब्द क्या है? भजसा, भजसा गुरु अर्थात ज जिसके मध्य में हो, गुरु जिसके मध्य में, देखो गुरु जिसके मध्य में वो क्या कहलाता है? जगण। तो ये जगण और गुरु। इस प्रकार आप लक्षण पे मात्राएं घटा सकते हैं। इसका विशेषता बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है, तो ये एक वर्णिक समछंद होता है, क्योंकि इसके में जितने चरण होते हैं 4 चरण, उसमें समान मात्राएं होती है अर्थात समान वर्ण होते हैं। फिर इसके प्रत्येक चरण में जो 11 वर्ण होते हैं जो क्रमशः क्या कहलाते हैं? तगण तगण जगण गुरु गुरु रूप में लिखे जाते हैं, है ना। और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होने के कारण यह एक त्रिष्टुप जाति का छंद है। किस जाति का छंद माना है? त्रिष्टुप, क्योंकि त्रिष्टुप में भी 11 वर्णों पे यति होती है। ठीक है दोस्तों। और इसमें यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थो ही कन्या परिके एवं तामध्य संप्रेक्ष परिग्रहितो जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित नाश एवांतरात्मा, है ना। ये इसका लक्षण है, उदाहरण है किसका? इंद्र वज्रा का। दोस्तों अब इस पर मात्राएं घटाएं, तो मात्राएं देखो घटाने का देखो क्या तरीका। देखो सबसे पहले अ पे र आधा आगे मिल जाएगा, अ में तो ये दीर्घ हो गया, थो में दीर्घ होगा, ही में दीर्घ नहीं होगा, छोटी मात्रा इस कारण क लघु है लेकिन आधा अक्षर मिल जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, ये भी पुनः दीर्घ होगा और फिर लघु होगा, फिर लघु, फिर दीर्घ और फिर लघु और फिर क्या होगा दोस्तों? एव। ए दोस्तों क्या है? कौन सा वर्ण है दोस्तों? दीर्घ वर्ण है ना, तो ये दीर्घ हुआ। और वह दोस्तों क्या है कि हमने क्या कहा कभी कभी लक्षणों की पूर्ति के लिए अंतिम अक्षर को कभी दीर्घ मान लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो समूह बनाए, ये 3 का अगर समूह बनेगा तो दोस्तों 2 गुरु आ गए। जिसके अंत में लघु हो तो वो तगण माना जाता, तो ये तगण हुआ। जिसके अंत में लघु हो तो वो तगण होता, और जिसके मध्य में ज गुरु हो तो उसको जगण माना जाता है। तो दोस्तों ये आपका लक्षण का मिला, तगण तगण जगण गुरु और गुरु। तो इस प्रकार ये कौन सा छंद हुआ आपका? इंद्र वज्रा नाम का छंद हुआ, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार आप मात्रा घटा सकते हो। एक बार और मात्रा घटाएं, जैसे इसमें दीर्घ होगा, इसमें दीर्घ होगा, इसमें लघु, इसमें वापस दीर्घ, इसमें दीर्घ, इसमें लघु, इसमें वापस लघु, इसमें दीर्घ, इसमें लघु, इसमें दीर्घ और इसमें दीर्घ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो गण का समूह मिलाएंगे तो जिसके अंत में लघु तो उसको तगण, जिसके अंत में लघु तगण, जिसके मध्य में गुरु हो तो उसको जगण माना जाए, तो अंत में 2 गुरु। तो इस प्रकार ये अर्थो ही कन्या परिके एवं तामध्य संप्रेक्ष परिग्रहितुम जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पिनाश एवांतरात्मा। ये जो श्लोक हैं, ये कौन से श्लोक हैं? इंद्र वज्रा का श्लोक है। अगला है अपना उपेंद्र वज्रा छंद। दोस्तों ये जो छंद है, इस छंद की विशेषता ये कि उपेंद्र वज्रा छंद है, ये भी इंद्र वज्रा की तरह ही है। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसके छंद थोड़ा सा अलग है। जिसमें जैसे इंद्र वज्रा में 2 बार तगण, 1 जगण होता, 2 गुरु हैं। तो इसमें क्या है? उपेंद्र वज्रा जत जास्त तौ गौ, उपेंद्र वज्रा जत जास्त तौ गौ। दोस्तों ये आपको वर्ण याद रखना है। कौन सा? ये जिसमें क्या होता है? ज का मतलब होता है जगण,
है ना। त का मतलब होता है तगण और ज का मतलब होता है पुनः जगण, है ना। और तघऊ अर्थात वापस क्या होगा, तघऊ मतलब कि घऊ का मतलब हुआ 2 बार गुरु, तो इसमें भी क्या होगा 2 गुरु होगा। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा में अंतिम 2 गुरु होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंद्र वज्रा में 2 तगण होते थे, 1 जगण है, तो उपेंद्र वज्रा में 2 जगण है, 1 तगण है। तो दोस्तों इसका लक्षण पे मात्राएं घटाएं तो ओ के ऊपर 1 मात्रा, पे 2 मात्रा, द्र पे 1 मात्रा, है ना। र इसके अंदर चला गया, व पे वापस 2 मात्रा क्योंकि र में आधा अक्षर आगे मिल जाएगा, और जहाँ पे 2 मात्रा, इस पे 1 मात्रा, फिर वापस 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, क्योंकि तो है, दीर्घ है, गौ भी दीर्घ है। तो यहाँ पे 2 समूह बनाते हैं 3-3 का। तो दोस्तों समूह बनाने पर जिसके मध्य में गुरु हो तो उसे क्या माना जाता है, जगण, क्योंकि अपना सूत्र है बजसा, क्या है, बजसा। अब जैसे बजसा गुरु अर्थात जिसके मध्य में गुरु है, तो मध्य में गुरु है इसलिए जगण हुआ। अब जिसके अंत में लघु हो तो यरता, यरता लघु होता, तगण आया तो यह तगण हुआ आपका। जिसके मध्य में गुरु हो तो ज का मतलब कि जगण हुआ, और अंतिम में 2 गुरु माने हैं। तो इस प्रकार ये कौन सा छंद हुआ, उपेंद्र वज्रा छंद हुआ, जिसका लक्षण क्या है, उपेंद्र वज्रा जत जस्त तौ गह। अगला है, अब इसकी विशेषता माने कि यह भी एक त्रिष्टुप जाति का वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में भी 11 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः जगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु के रूप में लिखे जाते हैं, है ना। इसमें भी यति प्रत्येक चरण के अंत में होती हैं। तो दोस्तों आपको इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में क्या अंतर पता चला कि इंद्र वज्रा है जिसमें 2 तगण होते, उपेंद्र वज्रा है उसमें 2 जगण होते हैं। जैसे इंद्र वज्रा में 1 जगण था तो उपेंद्र वज्रा में 1 तगण है, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इसका उदाहरण देखते हैं उपेंद्र वज्रा का। इसका उदाहरण है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। दोस्तों इसको छंद के अनुसार लय गति से कैसे बोलोगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। दोस्तों इस प्रकार ये आपके सामने एग्जाम में जैसे पूछ लिया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक पंक्ति दे रखी, इसमें अस्य वाक्य क छंद अस्ति, इस वाक्य में कौन सा छंद है ना। तो दोस्तों इसकी पहचान कैसे करनी है, आपको मात्राओं घटाकर, ठीक है ना। अब इसके सबसे पहले क्या तरीका है कि इनके वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वर्ण हैं, आपको पता है 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी होते हैं, 11 वर्ण उपेंद्र वज्रा। अब इनकी पहचान कैसे की जाए, तो दोस्तों इसकी पहचान के लिए आपको दोनों के लक्षण याद रहना जरूरी है। और लक्षण को अगर याद नहीं हो तो ये याद रखना कि इंद्र वज्रा में 2 तगण होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 2 जगण होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि त में क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ये आगे आ गया, म में दीर्घ होगा क्योंकि 1 ही मात्रा है, और लघु होगा, फिर वापस दीर्घ होगा, दीर्घ होगा, फिर लघु होगा, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु, फिर दीर्घ, और फिर अंतिम दीर्घ माना जाता है आवश्यकता अनुसार। तो देखो इनमें क्या होगा, जोड़ा बनाओ गणों का समूह। तो जिसके मध्य में गुरु हो उसे क्या कहते हैं, जगण। जिसके अंत में हो यरता अर्थात तगण, जिसके मध्य में हो पुनः जगण, फिर गुरु गुरु। तो जिसके 2 जगण हो, 2 जगण यहाँ आ रहे तो ये उपेंद्र वज्रा हुआ, और यहाँ अगर 2 तगण होते तो यहाँ पे कौन सा छंद होता है, इंद्र वज्रा छंद होता। तो इस प्रकार आप दोस्तों मात्राओं की गणना कर सकते हो। अपना अगला छंद है उपजाति छंद। दोस्तों इस छंद की ये विशेषता है कि ये छंद है ना, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों के मिश्रण से बना हुआ छंद है ना। तो इसका लक्षण है, अनंतरोदि रीत लक्ष्यम बाजौ, पादो यदिया उपजात यस्था, इत्थम किला न्यासस्वपि मिश्रतासु, वदंती जातिस्व
विदमेव नामः। तो दोस्तों इसमें क्या है कि उपजाति छंद का निर्माण कैसे हुआ है, 2 पंक्ति उपेंद्र वज्रा की लेके 2 पंक्ति इंद्र वज्रा की लेके हैं। ठीक है, इस प्रकार इस छंद का निर्माण होता है, किसका, उपजाति का। इसकी उदाहरण जो है दोस्तों इस छंद का वो है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान स्तद्भाग्य देयम परम पशुनाम, है ना। ये दोस्तों श्लोक कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का प्रथम श्लोक है। तो दोस्तों ये श्लोक एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सीधा अगर इसमें पूछे तो इसमें छंद कौन सा है, तो दोस्तों इसमें उपजाति छंद है, क्योंकि ये श्लोक है किसका है, 8 क्लास की रुचिरा की संस्कृत विषय का। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछे तो सीधा इसको छंद का मात्रा न घटा के क्या याद रखना है कि साहित्य संगीत कला विहीन जो पंक्ति है वो उपजाति छंद की है ना। अब दोस्तों इसमें 11 वर्ण होते हैं। अब इनकी मात्राओं की गणना करें तो दोस्तों देखो, सा पे 2 मात्रा लगेगी, ही में 1 है, दीर्घ लघु है लेकिन तो आधा आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा, फिर 1 मात्रा, फिर सम में क्या होगा, दीर्घ होगा, इसमें भी दीर्घ, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एक समान है, अर्थात ये तगण है, ये तगण है, फिर जगण है। तो 2 तगण जिसमें हो वो इंद्र वज्रा। तो पहली पंक्ति आपकी क्या हो गई, इसमें इंद्र वज्रा की हो गई। अब दूसरी पंक्ति देखें तो इसमें दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, इसमें लघु है, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर लघु है, फिर दीर्घ लघु, दीर्घ लघु, गुरु गुरु। तो यहाँ पर देखो सेम है, तो ये भी क्या इंद्र वज्रा की पंक्ति हुई है ना। और इसमें देखते हैं तृणम, तृणम, तो ये दीर्घ होगा, ये भी दीर्घ होगा, ये क्या होगा, न, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तृणम में रे पहले आ गया था, तो यहाँ पे दीर्घ न होके ये क्या होगा, लघु होगा, है ना। यहाँ पर भी दीर्घ, यहाँ पर भी दीर्घ, यहाँ पे लघु, है ना। यहाँ पर लघु, दीर्घ, लघु, फिर दीर्घ, दीर्घ। तो 2 वर्ण एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। एक तो ये तो हो गया तगण, ये हो गया जगण, और ये हो गया जगण और गुरु। तो ये आपकी हो गई उपेंद्र वज्रा की पंक्ति, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार आप छंदों की पहचान कर सकते हो। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।